हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया दोस्तों। प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और इसका हर एक प्रश्न का पूर्ण विश्लेषण के साथ अध्ययन किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में तैयार किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया? तो 2020 में आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो के कस्तूरीरंगन ने किया था। और यह जो है शिक्षा नीति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर आया है। तो ये पहली शिक्षा नीति थी, वो कब आया था? तो 1986 ईस्वी में आया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो किस फॉर्मेट पर आधारित है? तो 5+3+3+4 पे आधारित है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 जून को हर एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम क्या था? तो 2023 का थीम था वसुधैव कुटुंबकम। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के गुरु भद्र भद्रबाहु से दीक्षा लिया था। भद्रबाहु से जैन धर्म का दीक्षा लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच युद्ध का उल्लेखित मुद्रा राक्षस में मिलता है। मुद्रा राक्षस जो विशाखापट्टनम द्वारा लिखा गया है। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच के युद्ध का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला था। तो कौन सी अखबार निकाला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसरी अखबार निकाले थे राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए। अगर केसरी की बात पूछा जाए कि केसरी किस भाषा में प्रकाशित हुआ, तो केसरी जो है वो मराठा भाषा में प्रकाशित किया गया था। केसरी जो है वो मराठा भाषा में प्रकाशित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेजी भाषा में मराठा समाचार पत्र भी निकाला था। अंग्रेजी भाषा में भी मराठा समाचार पत्र निकाले थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में जो लखनऊ में हुआ था, 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा दिए थे। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा जो पूछा जाए प्रश्न किस अधिवेशन में दिया गया था और कब और कहाँ दिया गया था, तो 1916 ईस्वी में दिया गया था और लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे थे। गीता रहस्य पुस्तक जो पूछा जाए, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी बीजी तिलक द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगर पूछा जाए कि इनकी मृत्यु कब हो गया, तो बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गई थी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गई थी। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। त्रिपुरी संकट कब आया था? तो 1939 ईस्वी में आया था। कब आया था त्रिपुरी संकट? तो 1939 ईस्वी में त्रिपुरी संकट आया था। और त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास स्थित है। त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के एमपी के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के पास त्रिपुरी स्थित है, जहाँ पे त्रिपुरी संकट आया था। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गए थे। 1939 में ही पट्टाभी रमैया को पराजित कर त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला सवाल है
कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन सिंह। मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। आजाद हिंद फौज के प्रेरणादायक और संगठनकर्ता जो थे, आजाद हिंद फौज के संगठनकर्ता जो थे वो रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस थे। और प्रथम कैप्टन जो थे वो मोहन सिंह की अध्यक्षता में आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन किया गया था। और आजाद हिंद फौज के सुपर कमांडर जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। और ये कब बने थे सुपर कमांडर। तो 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुपर कमांडर बने थे। आजाद हिंद फौज पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया था, जिसे लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आजाद हिंद फौज पे चलाया गया मुकदमा कब चला था। तो 1945 ईस्वी में चला था। इस मुकदमा को और किस नाम से जानते थे। लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में या किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया था। 1856 ईस्वी में, इसके बारे में कुछ विश्लेषण जान लेते हैं। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था। 1956 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। और ये इसका जरूरत क्यों पड़ा विधवा पुनर्विवाह की। तो इससे सती प्रथा, थोड़ा सा इस पर विश्लेषण देते हैं। सती प्रथा का जो अंत है वो 1829 ईस्वी में कर दिया गया था। 1829 ईस्वी में कर दिया था। तो जो सती प्रथा एक बहुत ही कुप्रथा थी, जिससे महिलाओं को जला दिया जाता था पुरुष के मरने के साथ ही। तो जब पुरुष मर जाते तो विधवा हो जाती थी औरतें और उससे जलाया नहीं जाता था, तो उसे पूर्ण विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये समाज में बहुत बड़ा मतभेद चला हुआ था। तो इसीलिए विधवा पूर्ण विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयास से लाया गया और इसे एक एक्ट बना दिया, कानून बना दिया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग के जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और इन्हीं के द्वारा विधवा पूर्ण विवाह का पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि 154 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि एक रेडियो को 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन डी 40% होगा हानि प्रतिशत ज्ञात करने पर। इसे आप निकाल लीजिए या फिर इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बना करके आपको बता देंगे। अगला प्रश्न है कि कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 20। कर्म का सिद्धांत जो है किस में मिलता है। तो मीमांस दर्शन में कर्म का सिद्धांत मिलता है। थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते थे। सांख्य दर्शन में के प्रवर्तक कौन थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो महर्षि गौतम थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो पतंजलि थे। वैश्विक दर्शन के कनाद मुनि थे। पूर्व मीमांस का महर्षि जैमिनी थे। उत्तर मीमांस का बदारायण थे। और स्वयंवाद का महावीर थे। और लोकायत दर्शन का चावार्क थे प्रवर्तक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋतुएं क्यों होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण जो है वो ऋतुएं होती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और कैसे परिक्रमा करते हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा करते हैं, जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होते रहते हैं। हर एक महीने में 4 ऋतुएं होती है मुख्य रूप से। तो ये ऋतुएं परिवर्तन होते हैं सूर्य के परिक्रमा के अनुसार। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके में ग्रीनविच अवस्थित है। यूके में ग्रीनविच अवस्थित है। और जो पूछा जाए ग्रीनविच से भारत की दूरी कितना है, तो ग्रीनविच से कितना प्लस आएगा, तो 5.5 घंटा, 5.5 घंटा प्लस है भारत का समय अनुसार। अगला प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से कौन से भूपर्पट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो भूपर्पट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, सबसे न्यूनतम या सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे अधिक भूपर्पट्टी में क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे अधिक। सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है सबसे कम। और जो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भूपर्पट्टी में कितना पाया जाता है, तो 46.60% जो है भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन पाया जाता है। 46.60% भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन पाया जाता है। और जिसको देखा जाए तो सीरियल नंबर से घटते क्रम में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद आयरन होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है। तो ये घटते क्रम में पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का तत्व थे। अगला प्रश्न है मैथ से ही अगला प्रश्न कि एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी। इसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। तो सड़क की वह दूरी किलोमीटर में कितनी है। तो इसको आप लोग बना करके दोस्तों, जो आप लोग जानते थे, इसे बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर बताइएगा कि कितना इसका आंसर आता है। अगला प्रश्न है कि दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। दादर और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात व महाराष्ट्र के बीच दादर और नगर हवेली स्थित है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच दादर और नगर हवेली स्थित है। दादर एवं नगर हवेली को 11 अगस्त 1961 को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 11 अगस्त 1961 ईस्वी की दादर नगर हवेली की स्थापना की गई थी। दादर एवं नगर हवेली के प्रमुख प्रशासक कहलाता है। प्रमुख जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रशासक कहलाता है। क्या कहलाते हैं, तो प्रशासक कहलाते हैं। प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो प्रशासक कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो पूछा जाए तो राष्ट्रपति। इनका संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं केंद्र शासित प्रदेश का, तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। दादर नगर हवेली और दमन दीव को अब एक में मर्ज कर दिया गया और एक नई केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुआ, दादर नगर हवेली और दमन और दीव की स्थापना कब हुई, दोनों को मर्ज कब किया गया, तो 26 जनवरी 2020 को दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है बहुउद्देशीय परियोजना, एक तरफ दिया हुआ है नदी। तो पहला है कि इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, तो इडुक्की परियोजना जो पेरियार नदी पर है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है, तो यह बेतवा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस परियोजना पर है, तो कृष्णा नदी पर है। पोचाम्पाद परियोजना किस नदी पर है, तो यह गोदावरी नदी पर है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। तो यहाँ पे दिया हुआ स्थानांतरण कृषि की बात किया गया है। तो पहला दिया हुआ है कि इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है, तो बिल्कुल सही, नहीं की जाती है। इसमें वनों को साफ कर जलाकर कृषि की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, तो नहीं। इसके संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवाह से, ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिगबोई में जो है असम के डिगबोई में प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र की स्थापना की गई थी। डिगबोई जो है रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका परिष्करण को रिफाइनरी इंग्लिश में बोलते थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और डिगबोई परिष्करण तंत्र को आईओसी के अधीन में है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। जो राष्ट्रीय पार्क प्रथम भारत में कौन सा स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है प्रथम भारत में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना कब हुई थी, तो 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। और आप लोग को एक बताना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या इनमें से सभी। तो इसका आंसर डी जो है वो सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों जगह पर काली मिट्टी का विस्तार है। मतलब इसे कह सकते हैं कि पश्चिमी भारत में काली मिट्टी का विस्तार अत्यधिक है। काली मिट्टी किस लिए उपयोगी है, तो काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। काली मिट्टी जो है मुख्यतः दक्कन के लावा के क्षेत्र में पाई जाती है, दक्कन के लावा के क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को और किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जवाब देंगे कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का pH मान जो है, pH मान अम्लीय वर्षा का 5.6 होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है, तो अगर पूछा जाए अम्ल का pH मान कितना, 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है, 7 से अत्यधिक जो होगा उसे क्षारीय कहते हैं, 7 को क्या कहते हैं, तो उदासीन कहते हैं। अम्ल जो है अम्लीय जो है वो विद्युत का कैसा होता है, क्या होता है, तो अम्ल जो है विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल जो है विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है, तो 4 हो जाएगा। ये जो है राष्ट्रीय सिंहों की जो है अशोक स्तंभ से लिया गया, ये सिंह जो है अशोक स्तंभ से लिया गया। अशोक स्तंभ कहा, तो सारनाथ के स्तंभ से, अशोक के सारनाथ के स्तंभ से अशोक चक्र लिया गया है, जिसमें 24 लकीर है, 24 लकीर है। इसी अशोक स्तंभ में ऊपर 4 सिंह बनाया गया था, जिसके चारों दिशा में उसका मुख्य था। अशोक का सारनाथ का स्तंभ जो है सबसे अच्छी स्थिति में अभी तक स्थिति है। जो राष्ट्रीय वाक्य की बात किया जाए, तो राष्ट्रीय वाक्य कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में अभिभार्य हुआ। तो किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में अभिभार्य हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संविधान का प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूजा की समानता को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की प्रशिक्षण कीजिए और निम्न कूटों की सही उत्तर को चुनिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 जो है वो सही है। मतलब संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, इसे हटा दिया गया है।
और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन अवधि में उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत उल्लेखित है? 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत लागू होता है। राष्ट्रपति शासन जो है 356 के अनुसार, राष्ट्रपति शासन जो है 356 के अनुसार लागू होगा और 352 के अनुसार जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। 352 के अनुसार, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। वही 360 के अनुसार बात कर ले तो 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल लागू होता है। वित्तीय आपातकाल 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल 360। राष्ट्रपति शासन 356 और 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात किसके कारण? राष्ट्रीय आपदा हो जाने पर, राष्ट्रीय आपदा या राष्ट्रीय आपात हो किसके? 352। राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपदा 360 के अंतर्गत लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची ना हो। अगला प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आपात अवधि चर्चा को। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री 30% भाग डेयरी उत्पादक है तथा शेष ताजे उत्पादक है। जिस श्रृंखला के प्रत्येक माह लगभग 50,000 रुपये की बिक्री होती है, तो डेयरी का उत्पादन की बिक्री राशि क्या होगी? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा 15,000 रुपये होगा प्रत्येक माह। तो आप लोग को इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर किस तरह से 15,000 आया है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की संरचना के से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल एक जो है वो सही है। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य उनकी सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक होते थे, बिल्कुल सही है। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, उपरोक्त कथनों 7 केंद्रीय मंत्री होते थे, ये बिल्कुल गलत है कि नीति आयोग के पदेन सदस्य के 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, ये बिल्कुल गलती है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है, तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 41 वर्ष। इसे आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 41 वर्ष इसका आयु कैसे आया है। अगला प्रश्न है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी नीतियों की, मतलब निजीकरण नीति की, वैश्वीकरण नीति की, उदारीकरण नीति को जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देने का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3। भुगतान शेष से के चालू लेखा के संबंध में जो है रुपया का परिवर्तन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है वाद, नियम और सिद्धांत दिया हुआ, दूसरी तरफ वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है। तो विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत जो है वो फैराडे ने दिए हैं। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने दिए। जड़त्व का नियम किसने दिया? तो जड़त्व के नियम न्यूटन जी ने दिए हैं। प्राकृतिकवाद का नियम किसने दिया? तो डार्विन ने दिए हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रहता है, या निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी के कारण। मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण जो है पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रहता है। अगला प्रश्न है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण जो है वो स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड है, और स्टार्च कैसा है? तो पॉलीसेकेराइड है। और स्टार्च एक कैसा बहुलक है? तो स्टार्च जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च एक कैसा बहुलक है? तो स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक की है। अगला प्रश्न है कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो इसका सही हो जाएगा आंसर बी, एनोड पर होता है। कैथोड पर अवकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और एनोड जो है वो आयन का धनायन होता है। एनोड जो है आयन का धनायन होता है। कैथोड आयन जो होता है वो ऋणायन होता है। कैथोड आयन क्या होता है? तो ऋणायन होता है। अगला प्रश्न है कि एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल त्रिकोणीय होती है। समतल त्रिकोणीय होती है। अगला प्रश्न है भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकानूर से छोड़ा गया। कहाँ से छोड़ा गया? तो बैकानूर से छोड़ा गया। और ये कब छोड़ा गया था? तो 17 मार्च 1988 ईस्वी को छोड़ा गया था। इसे किस उपग्रह द्वारा छोड़ा गया था? तो IRS-A1 के द्वारा छोड़ा गया था। ये भारत का प्रथम उपग्रह भी कॉस्मोस प्रक्षेपण से बैंकापुर से कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकलक। कंपाइलर जो है, कंपाइलर इंग्लिश में बोलते हैं, संकलक जो है हिंदी भाषा है, तो उच्च स्तर भाषा को वो मशीन में बदलता है। अगला प्रश्न है कि H3 का यौगिक का प्राथमिक अनुलग्नक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 जो है इसका प्राथमिक अनुलग्नक है। अगला प्रश्न है कि रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है रडार का पूर्ण रूप। रडार द्वारा रेडियो तरंगों की सहायता से आकाशगामी वायुयान की स्थिति और दूरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व मनुष्य के प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? प्राकृतिक रूप में नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीशा जो है मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। शीशा जो मनुष्य प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। शीशा का मुख्य अयस्क जो है वो गैलेना होता है। शीशा का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो गैलेना होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbS होता है। PbS होता है। अगला प्रश्न है कि वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम 24। अगला प्रश्न है कि वह प्रोटीन तथा एक इलेक्ट्रॉन जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों को प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है? तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है वो बच्चों में कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया DPT का टीका लगाया जाता है। अगला सवाल है कि गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस गैस
एक गैस मिश्रण का उपयोग करता है। तो किस गैस मिश्रण का उपयोग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है हीलियम एवं ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन का हवा से मिलने के कारण खानों में विस्फोट होता है। अगला प्रश्न है कि भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? भारहीनता को जल को किस विधि से गर्म किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विकिरण विधि द्वारा गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेत्रसेलम या कंजक्टाइवा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वेत रुधिर कोशिका। अगला प्रश्न है कि त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला वर्निक मैलिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 जो है ये सही होगा, वो यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होते हैं। अगला प्रश्न है कि वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 जो है वो सही है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिम अनुप्रयोग केंद्र जो है ये अहमदाबाद में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी खाद्य एवं कृषि संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। अगला सवाल है कि भारत सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सदस्य नहीं है तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का भारत जो है वो सदस्य नहीं है। एपिक का सदस्य भारत नहीं, इसे एपिक भी बोलते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन को एपिक भी बोला जाता है। एपिक का भारत सदस्य नहीं है। इसकी मुख्यालय कहाँ? तो एपिक का मुख्यालय सिंगापुर में। कहाँ है? तो सिंगापुर में इसकी मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी। अंतरिक्ष विभाग के पूछा जाए कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना भी 1972 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में एमर्स्टम ओलंपिक खेल में भारत ने सर्वप्रथम भाग लिए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? तो 1965 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा है।
और जब पूछा जाए भारत रत्न पुरस्कार कब से दिया जाने लगा, तो भारत रत्न पुरस्कार जो है 1954 ईस्वी से प्रथम बार दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार कब से दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के उत्कृष्ट क्षेत्र में दिया जाता है और ये 1917 ईस्वी से दिया जाता है। अगला प्रश्न है मैग्सेसे के बारे में जान लेते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और संचार और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है और ये कब से दिया जाने लगा, तो 1958 ईस्वी से मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाने लगा है। अगला प्रश्न है कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। अगला प्रश्न मैथ से है कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपये का 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो सिंपल से बनाना, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 31.16% जो है वो भारत की शहरी जनसंख्या है। अगला प्रश्न है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में काम आता है। अगला प्रश्न है कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। अगला प्रश्न है ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। अगला प्रश्न है कि रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैधायन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलबरूनी जो थे वो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अगला सवाल है कि शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपये का विनिमय क्या दर थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 64:1 दर थी। मतलब तांबे के दाम 64 और चांदी के दाम 1 था। तांबा उस समय चांदी से ज़्यादा महंगा था। अगला प्रश्न है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का है। यह आंदोलन जो हुआ आंदोलन है वो वियतनाम में शुरू हुआ था और कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में हुआ आंदोलन वियतनाम में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता जो है वो 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू किया था। लेनिन ने कब लागू किया, तो 1921 ईस्वी में लागू किया था। लेनिन पूछा जाए किस दल के नेता था, तो ये बोल्शेविक दल के नेता थे। लेनिन किस दल के थे, तो बोल्शेविक दल के नेता थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्टोरिया झील जो है वो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील जो है नील नदी से निकलती है।
विक्टोरिया झील से जो है वो नील नदी निकलती है। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? तो नील नदी निकलती है, जो विश्व के सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात है एवं करीबाधा जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात की बात किया जाए तो किस नदी पर? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि मोना लोआ एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। मोना लोआ एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है हवाई द्वीप का एक प्रमुख ज्वालामुखी जो है वो मोना लोआ है। मोना लोआ है। अगला प्रश्न है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिनीज जो है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत है। अगला प्रश्न है कि खुले नदमुखों के धँसान से संबंधित तट है। खुले नदमुखों के धँसान से संबंधित तट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है रिया। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास के 3 अवस्थाएं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑगस्ट कॉमेट ने। अगला प्रश्न है कि सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतियों का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉमेट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न वर्ग जो संस्कृत किसका उदाहरण है? निम्न वर्ग जो है संस्कृत में किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उप संस्कृत का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अजित पवार जो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AP शाही को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है आइसलैंड को सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरू में। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तंजानिया में भारत के बाहर पहला IIT परिसर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लालियान जुआ चांगते को। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत 6G एयरलाइंस को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के अंतर्गत हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हुआ। इसकी स्थापना कब की गई थी? शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो है 2001 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधीनगर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में भारत के ने किस देश को स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वियतनाम को। अगला प्रश्न है कि किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन NIA द्वारा। अगला प्रश्न है कि यूगिन भारत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि 3D प्रिंटेड सुपर
GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है कि किस भारत राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुरुंडी। बुरुंडी में जो है मार्च 2023 में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है कि MD-15 बसों का प्रायोगिक प्रशिक्षण और M100 या 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु शहर में लॉन्च किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हमें फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।